Good evening to all. Good evening. साउंड जा रहा है? साउंड प्रॉपर है? आज जो आप लोग का फिजिक्स का क्लास होगा, फिजिक्स में हम लोग जो है पिछले क्लास में यूनिट डायमेंशन, वेक्टर और उसके बाद गति ये सब हम लोग कर लिए थे। उसके आगे आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखेंगे और ये सब जो बेसिक टॉपिक है वो आपके जो भी जनरल साइंस है उसमें आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि जनरल साइंस के भी क्वेश्चन 30 के अराउंड रह सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो 30 में से आपके मान के चलिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों मिला करके रहते हैं, तो लगभग 10 क्वेश्चन के हिसाब से आप कम से कम तैयारी कीजिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि जनरल साइंस क्या होता है कि ये सब आपका बनने वाला होता है। जैसे हिस्ट्री क्या है कि आप कितना भी पढ़ के जाइएगा तो हो सकता है कि आप नहीं बना पाइए। ठीक है, हाँ, उम्मीद है कि आपका बन जाएगा। हमने हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बता दिया है, लेकिन अगर अल्टर क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसीलिए विशेष रूप से साइंस, मैथ, रीजनिंग ये सब आप लोग अगर अच्छे से करके जाइएगा तो यहाँ पे आपका संभावना रहेगा कि कम क्वेश्चन जो है वैसे आपके रहेंगे जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। ठीक, और जो लोग मैथ, साइंस में भी मैथ है 9-12 के लिए, तो फिर से हमने मैथ का जो है, क्योंकि कम ही स्टूडेंट हैं साइंस वाले, मैथ वाले, तो लेकिन उनके लिए भी मैं क्लास अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी आपने मैथ में जो हम पढ़ा रहे हैं या जो सर पढ़ा रहे हैं तो उसको अच्छे से रिवीजन करते रहिए। ठीक है, क्योंकि 9th-10th में वही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अभी आपको, देखिए, अंक गणित पूछा जाएगा और आपका साथ साथ जो भी आपके 9th-10th के प्रॉपर स्पेशल टॉपिक है वहां से निश्चित तौर पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो भी टॉपिक हो रहा है उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में, और फिजिक्स में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था गति, विस्थापन, ठीक है, दूरी, एक्सेलरेशन, त्वरण, ये सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। लेकिन थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। निश्चित तौर पे यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हमने सदिश, अदिश, ठीक है, उसके बाद आपका यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, उसके बाद आपका गति, समान गति, असमान, ये सब हमने पढ़ लिया था, गुरुत्वीय त्वरण, ये सब। ठीक है, तो मेन रूप से आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, खास करके बीपीएससी में, वो थ्योरेटिकल ही रहता है। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे कि क्वेश्चन दे दिया गया बनाने वाला, ऐसा नहीं पूछा जाता है खास करके आपके बीपीएससी में। नहीं, बिल्कुल नहीं पूछेगा, आज तक तो नहीं पूछा है, ना ही पूछेगा। ठीक है,
आपका जो जनरल फिजिक्स, देखिए जनरल साइंस का मतलब क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे न्यूटन्स लॉ से अगर आपका डीपली क्वेश्चन दे देगा तो आपको क्या लगता है कि फिर इतना बड़ा सिलेबस आपको देगा ही नहीं, वो एक एकलौता सब्जेक्ट। हाँ, जिनका प्रॉपर फिजिक्स ही होगा, खास करके 12 में, 12 वालों के लिए, तो उनको पूछेगा, आपको उनको पूछ सकता है। लेकिन जो 9 10th वाले हैं या फिर आपके 1 to 5 वाले हैं, तो उनको जनरल साइंस पूछेगा, बस परिभाषा आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमने सेट में भी डाल रखा है, और आप लोग को भी मैं बार बार बोलता हूँ, लूसेंट ऑब्जेक्टिव के जो भी जनरल साइंस के हैं या जनरल आर्ट्स के जो भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी है उसको आप लोग देखते रहिए, ठीक है। उसी से आपका सारा क्वेश्चन लगभग बन जाएगा, और एक दो क्वेश्चन अगर आ भी गया न्यूमेरिक तो उसको नजरअंदाज कीजिएगा, छोड़ दीजिए, नहीं आता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसे कौन सा आपको 120 में जो है 100 नंबर लाने वाले लोग होंगे, सब जो है आपका 70 75 80 जाते जाते जो है वहां पर तमाशा खत्म हो जाता है, ठीक है। और जो रिजल्ट बनता है लगभग आप 60 to 65 के बीच में रहिएगा तो रिजल्ट निश्चित तौर पे निगेटिव मार्किंग है तो 100% बनेगा। यानी आपका अगर 72 से लेकर के, ठीक है, 80 के बीच में ही आपका अप डाउन होगा, कोई 80 तक जाएंगे मैक्सिमम, बहुत हो गया 82, उससे ज्यादा बढ़ना, अब इक्का दुक्का कोई लोग ले आए 90 95 वो अलग बात, ठीक है। तो रिजल्ट आपका 72 73 से शुरुआत हो जाएगा और 80 85 के ही रेंज में आप देखिएगा आपका रहता है। क्योंकि इसका जो एक लेवल होता है, और खास करके निगेटिव मार्किंग में आप देखेंगे कि नंबर जो होता है 60% से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है जनरली। आप देखिए जैसे 68 बीपीएससी हुआ था, जब निगेटिव मार्किंग डाल दिया गया तो आपके कितना नंबर पे गया, तो मैक्सिमम गया था कट ऑफ वही 92 तक गया, मैक्सिमम जा सका, वो भी जनरल कैटेगरी का, ठीक है। तो 150 नंबर में 90 नंबर गया 92, तो लगभग 60%, तो वही अप्रोक्स आप मान के चलिए 60% आप लाने का टारगेट रखिए, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी में 65 ले आए तो आप सेफ जोन में रहिएगा, ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स का एक जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, और यहां से निश्चित तौर पर ये जो है आपका एक क्वेश्चन निश्चित ही पूछेगा यहां से गति एवं बल से, ठीक है। गति एवं बल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसमें कुछ नया चीज नहीं है, बस उसी चीज को हम क्या करेंगे, रिवीजन करा देंगे। देखिए यहाँ पे परिभाषा में लिखा हुआ है सब कुछ, यहाँ पे आपको हमने दे भी दिया, लिखा हुआ भी है, ठीक है। क्या करा है, यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष, थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं, सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। अब जैसे मान के चलिए हम भी ट्रेन पे बैठ गए और आप भी साथ में बैठ गए ट्रेन पे, ठीक है। जब साथ में बैठ गए और आमने सामने बैठ गए तो हम दोनों क्या है, गति में नहीं, हम दोनों एक दूसरे के क्या है, विराम अवस्था में। अगर वही कोई व्यक्ति बाहर में बैठा हुआ है और आप ट्रेन में जा रहे हैं तो आप उसके सापेक्ष में क्या है, आप गति में। तो बस ये यहाँ पर कह रहा है, जैसे अगर ऐसी बात हो तो पृथ्वी भी तो रोटेट कर रही है, तो सारे ब्रह्मांड जो भी है सभी रोटेट कर रहा है, तो कोई स्थिर होगा ही नहीं, क्योंकि उस पर रखा हुआ है, पृथ्वी पे ही कोई वस्तु है, ठीक है, तो वो भी रोटेट कर रहा है। तो यानी कहने का अर्थ है यहाँ पर कि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, यह उस वस्तु की विराम अवस्था कहलाती है। अगर हम हमारे और आपके बीच में समान दूरी हर हमेशा बना हुआ है और हम दोनों गति में है, तब भी हम दोनों एक दूसरे के क्या है, विराम अवस्था में ही। यदि समय तथा प्रेक्षक की स्थिति सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, ठीक है, यानी एक दूसरे के गति में परिवर्तन हो जाए, समय में परिवर्तन हो जाए, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, गति कहलाता है। पिछले क्लास में भी हमने गति की परिभाषा को समझाया था, ठीक है, कि अगर आप किसी वस्तु के सापेक्ष अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं, आपकी स्थिति बदल रही है, तो वह आपका गति कहलाएगा, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल। सर 10+2 में 40 नंबर में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए जो आपका 10+2 में 40 नंबर में जो क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन मान के चलिए मैथ रीजनिंग मिला के दे देगा आपको, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपका जो है जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का दे देगा, 10 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस का दे देगा, ठीक है। और बाद बाकी 10 क्वेश्चन में आप बिहार स्पेसिफिक हो सकता है, कुछ कह सकते हैं कि आपका सिलेबस का भी कई बार डाल देता है, जो आपका 10+2 का सिलेबस का, जैसे कंप्यूटर है तो कुछ बेसिक कंप्यूटर के भी आप देखेंगे कि उसमें डाल देगा, ठीक है। लेकिन मेन रूप से आपको 10 क्वेश्चन के लिए पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यानी जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन आप करेंट अफेयर्स को मानिए, और 10 क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक को, और 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग, ठीक है। मेन रूप से यही आपके सिलेबस में रहेगा। तो 40 क्वेश्चन इधर से रहेंगे,
तो मेन रूप से आप क्या कीजिए कि मैथ रीजनिंग तो साथ साथ बनाते ही चलिए, सभी लोग जो भी हैं 1 to 12 तक की बात कर रहा हूं, मैथ रीजनिंग किसी को नहीं छोड़ना है, मैथ रीजनिंग सब बनाइए, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन तो हर एक सेट में वो देगा ही देगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। रही बात करेंट अफेयर्स, ये भी फिक्स रहेगा आपका, 10 क्वेश्चन हर एक सेट में आपको करेंट अफेयर्स डाला ही जाएगा, ठीक है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री निश्चित तौर पे कोई हिस्ट्री का कोई पोर्शन पूछे ना पूछे, लेकिन 5-6 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री का डाल ही देगा, ये सब के लिए हम बता रहे हैं। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला करके 10 क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको देगा, ठीक है, ठीक है। तो जनरल कंपटीशन जो भी आप जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो मेन रूप से आप लोग फोकस कीजिए करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ठीक है। तो उसमें से आप वो सब अगर करते तो बाद बाकी हमने इतना पढ़ा दिया है आपको हिस्ट्री वगैरह में, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब जो भी पढ़ाया है, ठीक है, और आपके कंटेंट में भी डाला हुआ है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, बशर्ते आप लोग बार बार उसको देखिए, सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और बाकी लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सेट प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एक ही मंत्र में बार बार बोल रहा हूं, थ्योरी देखिए और लूसेंट ऑब्जेक्टिव बनाइए, थ्योरी देखिए, लूसेंट बनाइए, ठीक। कोई भी मार्केट का बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आते हैं न्यूटन का प्रथम गति नियम, ठीक है। गति नियम क्या है? मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जब किसी वस्तु पर पर्याप्त बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है, तब तक कोई भी वस्तु गतिमान है तो वो गति में ही बनी रहेगी, और जो स्थिर है वो स्थिर में ही बनी रहती है। जैसे मान के चलिए कोई टेबल है, कोई कुर्सी है, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं कीजिएगा तब तक वह अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है। 80 वाले में क्या है आपका, जो भी सब्जेक्ट है उसका तैयारी कीजिए। 80 में क्या है, अगर 2 सब्जेक्ट है तो 2 सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए। अरे जनरल साइंस के देखिए, साइंस में 25 से 30 क्वेश्चन तक आपका जनरल साइंस रहेगा 1 to 5 वाले में, 1 to 5 वाले में 25 से 30 क्वेश्चन, और ऊपर में आप जाइएगा आर्ट्स वाले हैं तो 40 क्वेश्चन में रहेगा, तो हिस्सा 10 मान के चलिए मैक्सिमम। लेकिन पढ़ना आपको उतना ही है, 10 क्वेश्चन पूछे चाहे 2 ही क्वेश्चन पूछे, उससे मतलब नहीं है आपको, आपको पढ़ना सारा पड़ेगा, ठीक है। अगर 5 ही क्वेश्चन पूछे, अच्छा ये बताइए 150 क्वेश्चन पहले पूछने वाला था, अब 120 कर दिया, तो क्या सिलेबस घट गया? क्या सिलेबस तो पहले जारी कर दिया गया था। तो कहने का अर्थ है कि सिलेबस वही रहेगा। अगर आपको अभी भी बोल दे कि 50 क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेबस घट गया, ठीक है। तो इतना ही जानिए, पढ़ना आपको सब पड़ेगा, चाहे वो 100 क्वेश्चन ही पूछ दे, चाहे 80 क्वेश्चन पूछ दे, 75 पूछ दे, इतना बात को समझिए, ठीक है। अब उसके रेशियो में निकाल लीजिए, उस रेशियो में निकाल लीजिए, बीपीएससी का पैटर्न देख लीजिए, जो अन्य एग्जाम का क्या पैटर्न है, या जो टीचर का लिया था हेड टीचर का, तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड की जगह बस उसमें डाल दीजिए आप ईवीएस डाल दीजिए, करेंट अफेयर्स थोड़ा बढ़ा लीजिए, बस इतना ही कीजिए, बाद बाकी सिलेबस वही रहेगा, देख लीजिए। चलिए, न्यूटन का जो आपका प्रथम गति नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु पर जब तक बाह्य बल नहीं लगता है तब तक वह उसी स्थिति में बना रहता है। अगर कोई वस्तु विराम स्थिति में है तो वो विराम में ही रहेगा। अगर कोई वस्तु गति में, जैसे अगर हम अभी चल रहे हैं, स्पीड में जा रहे हैं, तो अगर हमको कोई एकाएक रोकेगा तो हम क्या करेंगे, धक्का दे देंगे उसको, ठीक है, क्योंकि हमारा शरीर क्या रहता है, मोशन की स्थिति में बना रहना चाहता है। तो वही बोल रहा है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में, जैसे अगर मान के चलिए कोई बाइक सवार जा रहा है स्पीड में, अगर वो एकाएक ब्रेक मारता है तो क्या होता है, आगे की ओर फेंका जाता है। क्यों फेंका जाता है? क्योंकि उसका जो शरीर है वो मोशन में रहता है और वो उसी को बरकरार रखना चाहता है, बना हुआ रहना चाहता है, गति में है तो गति में ही बना रहना चाहता है, तो उस स्थिति में वो आगे की ओर बढ़ जाता है, फेंका जाता है। तो वो यहाँ पे कौन सा काम कर रहा होता है, जड़त्व का प्रथम नियम या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जिसको कि जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन का प्रथम गति नियम, जब तक वस्तु पर पर्याप्त बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक गतिमान वस्तु गति की अवस्था में और स्थिर वस्तु विराम की अवस्था में बनी रहती है, ठीक है। इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उदाहरण जैसे बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक है, क्योंकि बस आगे बढ़ा और व्यक्ति क्या है, अस्थिर है तो वो अस्थिर रहना चाहता है, लेकिन बस आगे बढ़ा तो वो स्थिर रहने के कारण जो है पीछे की ओर झुक जाता है। एकाएक जब वो बस स्टार्ट होगा तो वो व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, क्योंकि उसका नीचे वाला पोर्शन गति में आ गया और ऊपर वाला स्थिर रहना चाहता है। तो उस कारण से क्या होता है कि अचानक चलने पर उसमें खड़ा व्यक्ति पीछे की ओर गिरने लगता है।
तो कई बार पूछेगा कि बस के अचानक चलने पर खड़ा यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है, किस कारण से होता है, न्यूटन के कौन सा लॉ यहाँ पे काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो भी है आपका गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, गति का प्रथम नियम यहाँ पे काम कर रहा होता है। अब आते हैं सेकेंड जो लॉ है वो क्या है, ठीक है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग क्या होता है सबसे पहले आप समझेंगे, तो वेग इंटू मास, मास इंटू वेग, जो भी हो गया आपका द्रव्यमान, और जब वेग के गुणनफल को हम निकालते हैं तो वही संवेग कहलाता है। संवेग क्या है, मास इंटू, अभी हमने क्या बोला, जो आपका द्रव्यमान है और साथ साथ वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पर मास और जब गति का वेग और आपका मास का गुना करते हैं तो वही संवेग कहलाता है, द्रव्यमान इंटू गति, ठीक है, वेग, द्रव्यमान इंटू वेग ही क्या होता है, संवेग होता है, ठीक है। तो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ यही कहता है कि जो आपका बल होता है वो संवेग के समानुपाती होता है, यानी ma के बराबर होता है f। किस स्थिति में, देखिए वही चीज यहाँ पे समझाया गया है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पे आरोपित बल के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। इस दर की दिशा पिंड के आरोपित बल के अनुदिश होती है। जैसे पिंड के संवेग परिवर्तन की दर अगर नियतांक है, समानुपाती है पिंड पे आरोपित बल, यानी जो भी बल लगा F इक्वल टू संवेग, तो समानुपाती का चिन्ह ये होता है, तो F इक्वल टू ma, ठीक है। अब इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे F इक्वल टू के ma कर दिया जाता है, चूंकि के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, ठीक है। और m मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, और a एक्सेलरेशन जिसको कि त्वरण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कई बार पूछेगा, कोई भी खिलाड़ी है जब कैच पकड़ता है तो बॉल को पीछे की ओर क्यों खींचता है, क्योंकि उसको वहां पे चोट का कम अनुभव होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि वो क्या करता है, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देता है। क्या करता है, टाइम, क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स ma के बराबर होता है, मास को तो वो चेंज नहीं कर सकता है क्योंकि बॉल का जो मास है उतना ही रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन में क्या करेगा वो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v1 माइनस v2, या आप v माइनस u बटे टी बोल सकते हैं, v1 माइनस v2 बटे हमने टी लिख दिया, यानी टी का जब वैल्यू बढ़ जाएगा, टी का समय का ड्यूरेशन वैल्यू बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, आपका वेलोसिटी घट जाएगा, इसका मान क्या होगा, घट जाएगा ना, क्योंकि अगर हम ज्यादा से यहाँ पे भाग दे देंगे तो इसका मान घट जाएगा वेग का, तो स्वाभाविक सी बात है चोट कम लगेगी। इसीलिए खिलाड़ी जब पीछे की ओर हाथ खींचता है एक लंबा तो उसको चोट कम लगती है, तो वो यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन काम करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या कहता है कि जो बल होता है वो आपके संवेग, जो संवेग है उसके दर के बराबर होता है, F इक्वल टू ma, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे F समानुपाती ma होता है, जिसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू ma। देखिए वही चीज यहाँ पे समझाया गया है, गेंद पकड़ते हुए कोई खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, क्यों खींचता है, तो वह अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लेता है, और जब टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है तो उसको चोट कम लगेगी क्योंकि वहां वेलोसिटी घट जाता है। बिल्कुल नहीं पूछेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड से कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाने की संभावना है, लेकिन बीपीएससी है, हो सकता है 10 क्वेश्चन डाल भी सकता है, 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही डाल देगा, ठीक है। एससीईआरटी का क्वेश्चन आप लोग को कौन समझाए, अब एससीईआरटी का क्वेश्चन करवा दीजिए, एससीईआरटी का करवा दीजिए, अभी क्या करवा रहे हैं, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें एससीईआरटी एनसीईआरटी कहाँ लिखा हुआ रहेगा। तो कॉन्सेप्ट होता है, एससीईआरटी क्या होता है, स्टेट का बुक उसमें नहीं है, न्यूटन्स लॉ आप जाके पढ़िए अच्छे से, देखिए एससीईआरटी में है या एनसीईआरटी में है, सब में यही चीज रहता है, कहीं कुछ अलग नहीं रहता है, ठीक है। आप लोग खामखा कोई उधर बोल दिया एससीईआरटी को एनसीईआरटी बोल दिया, लिख दिया, और आप लोग बेवकूफ बन जाते हैं, ठीक है। और उसी का वो बाजार कर लेता है कि एससीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। अब एबीसीडी लिखा रहे आपका बिहार बोर्ड में लिखा रहे चाहे सीबीएसई बोर्ड में लिखा रहे, एबीसीडी के जगह दूसरा चीज थोड़ा ही आ जाएगा, जो कॉन्सेप्ट है वही रहता है। अब न्यूटन्स का गति नियम पढ़ा रहे एससीईआरटी में आए, बिहार बोर्ड में आए, किसी में आए, एससीईआरटी में आए, सब में तो वही चीज रहेगा, क्वेश्चन यहीं से क्रिएट होगा, ठीक है। आप लोग खामखा एक ही चीज को रटे हुए हैं, एससीईआरटी एनसीईआरटी करवा दीजिए। आप बुक कभी पढ़े हैं एससीईआरटी को अच्छे से, 9-10 का बुक निकालिए, है कि नहीं है उसमें न्यूटन्स लॉ, ठीक है। चलिए
और बाद बाकी रही ऑब्जेक्टिव की बात, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए, लूसेंट और क्यूज का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसको बनाइए, साथ साथ हमारे जो प्रैक्टिस सेट है उसको बनाइए, ठीक है, उसी से आपका तैयारी बेहतर होगा, पढ़िए जाएगा, ठीक है। अब आते हैं न्यूटन्स की तृतीय गति नियम। तृतीय गति नियम क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तृतीय गति नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। किसी भी क्रिया के विपरीत क्या हो जाता है? प्रतिक्रिया होता है, इतना जान लीजिए। अगर आप किसी धक्का दे रहे हैं ना किसी भारी वस्तु पे, तो वस्तु भी आप पे धक्का दे रहा है, तभी अगर आप से ज्यादा वो धक्का दे दिया आपको, तो आप उसको हिला नहीं पाइएगा, ठीक है, इतना याद रखिए। हाँ, उससे ज्यादा आप जब धक्का दीजिएगा तब वो हिलेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि हर एक वस्तु क्या होता है? क्रिया के विपरीत क्या हो जाता है? प्रतिक्रिया होता है। और यही क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। जैसे आप बंदूक से गोली जब निकलता है तो जितना गति से वो आगे बढ़ता है उतना पीछे भी धक्का देता है, या नाव जब चलता है तो जितना पानी आप पीछे की ओर फेंकते हैं उतना ही आप, या कोई भी तैराक आगे तभी बढ़ता है जितना वो पानी को पीछे की ओर ठेलता है, ठीक है, फेंकता है जितना पानी उतना ही वो आगे बढ़ता है। या आपका रॉकेट जो है, संवेग संरक्षण, यानी जो जितना रॉकेट जो आगे जाएगा उतना ही वो नीचे फोर्स लगाता है। आप देखते होंगे जब रॉकेट जब स्टार्ट होता है तो पहले बहुत ज्यादा फोर्स नीचे देता है, धुआं के साथ, आग के साथ, तब जाके आगे बढ़ता है। वो जितना फोर्स नीचे देगा वो उतना ही वो तेजी से आगे बढ़ता है। रॉकेट को जलाते हैं, आप देखते हैं उसमें से चिंगारी निकलती है तो नीचे फोर्स लगाती है, वो उतना आगे बढ़ती है, ठीक है। तो यहां पर ये सब जो भी है वो सारा काम किस पे करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या क्या है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। यदि इस गति नियम के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी बंदूक से जब गोली छूटती है तो उस समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को भी पीछे की ओर झटका लगता है, ठीक है। और जब रॉकेट एवं वायुयान की गति बढ़ती है, जब वो पीछे की ओर फोर्स देता है, ठीक है। तो यानी यहां पे भी अगर पूछेगा कि रॉकेट और वायुयान किस न्यूटन्स के किस लॉ पे काम करता है, तो याद रखिएगा किस नियम पे काम करेगा? तो थर्ड लॉ पे काम करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे समझ गए। अगर पूछ देता है कि बंदूक से जब गोली निकलती है जो पीछे की ओर धक्का देता है, वहां पे न्यूटन्स का कौन सा लॉ काम करता है? या जब नाव चलती है, ठीक है, जहाज चलती है, नाव चलती है, तो आप जितना, या नाव पानी जितना पीछे की ओर धक्का दे, या आप तैरते समय जितना, तो वो भी आप वहां पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी काम करता है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका तीनों लॉ से एग्जाम्पल दे करके पूछ देता है कि किस लॉ पे वो काम करता है, तो ये अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए, दूरी का हमने परिभाषा बता ही दिया था, विस्थापन भी हमने पिछले क्लास में बता दिया था, चाल भी हमने अच्छे से बता दिया था। एक बार फिर से, गतिमान वस्तु द्वारा एक विशिष्ट समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई क्या कहलाता है? दूरी। जैसे मान के चलिए कोई, अभी हम लोग इधर से इधर गए फिर इधर गए, ठीक है, अगर मान के चलिए 5 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, तो इसकी दूरी कितनी हो गई? तो दूरी हो गई 9 किलोमीटर। दूरी क्या हो गई? 9। अगर विस्थापन पूछेगा तो इसका शॉर्टेस्ट दूरी, ठीक है, और एक डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा इधर से इधर, तो वो क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो इसका क्या करेंगे हम? 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट ओवर कर देंगे, जैसे हम पाइथागोरस प्रमेय में करते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ निकल जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। या कोई सर्कुलर पथ पे है, कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू किया, ये व्यक्ति फिर यहाँ पे पहुंचा, मान के चलिए 5 किलोमीटर का रेंज है, ठीक है। तो ये आपका यहां से यहां तक आपका क्या हो गया? दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन अगर पूछेंगे तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां था वो वहीं पहुंच गया, तो शॉर्टेस्ट 0 हो गया। तो यहाँ पे विस्थापन इस केस में 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर। वही चीज यहाँ पे समझाया गया है कि गतिमान वस्तु द्वारा एक विशिष्ट समय अंतराल में किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई दूरी कहलाती। यह एक अदिश राशि है। पिछले भी क्लास में हमने बोला था जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, बेसिक यूनिट, सारे क्या हैं? आपके स्केलर क्वांटिटी हैं, अदिश राशि हैं। क्या है? अदिश राशि हैं, जिसमें आपका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे हम बोले पटना से
समस्तीपुर की दूरी 50 किलोमीटर है, ठीक है। तो 50 किलोमीटर किधर से किधर है ये हम नहीं बता रहे, क्या बता रहे हैं, उसके बीच की दूरी बता रहे हैं, ठीक है। और जब डायरेक्शन बता दिया जाए किधर से किधर, तब वह क्या कहलाएगा, आपका विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी और विस्थापन में बस यही अंतर है, ठीक है। विस्थापन गति वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम दूरी के मध्य न्यूनतम दूरी, उसका विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है, चूंकि इसमें डायरेक्शन रहता। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है और बीपीएससी आपका बेसिक चेक जरूर करेगा। बेसिक चेक में ये सब क्वेश्चन निश्चित तौर पे ही पूछे जाएंगे। स्केलर हुआ, वेक्टर हुआ, गति आपका जो भी है, ये सब विस्थापन, चाल क्या है, सदिश है, अदिश है, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए चाल, किसी निकाय द्वारा एकांक समय में चली गई कुल दूरी उसकी निकाय की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग क्या है, आपका सदिश राशि है, ठीक है। तो ये सब हमने पिछले क्लास में भी बताया था। चाल इक्वल टू दूरी बटे समय हो जाता है, जबकि वेग इक्वल टू क्या हो जाता है, विस्थापन बटे समय अंतराल, ठीक है। तो ये सब पिछले क्लास में भी बता दिया था। त्वरण हमने बताया था क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। उसी का निगेटिव रूप क्या हो जाता है, नकारात्मक रूप क्या हो जाता है, मंदन हो जाता है। जैसे मान के चले मेरा अभी स्पीड 0 किलोमीटर है और हम स्पीड बढ़ा दिए 50 किलोमीटर कर दिए, तो अंतर 50 का हो गया, तो ये पॉजिटिव में गया, तो ये त्वरण कहलाएगा। लेकिन अगर हमारा अभी स्पीड है 40 किलोमीटर और हम आगे चल करके 30 किलोमीटर कर लिए, तो वहां -10 घट गया ना, तो -10 हो गया, तो उस स्थिति में वो क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। तो त्वरण और मंदन में यही अंतर है, ठीक है। अब प्रक्षेप गति, ठीक है। तो कोई भी वस्तु को जब आप फेंकते हैं तो वो एक निश्चित दूरी तय करके फिर पृथ्वी पे ही लौट आती है, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए पैराबोला, जैसे कोई भी वस्तु अगर हम फेंके तो वो एक निश्चित दूरी तय करेगी, एक निश्चित हाइट पे जाएगी और फिर वह नीचे की ओर बढ़ती है। तो मैक्सिमम दूरी वह 45 डिग्री पे, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी परिक्षेप अगर आप करते हैं तो वो कितने डिग्री पे फेंका जाए कि वह मैक्सिमम दूरी तय करेगा, ठीक है। तो वो 45 डिग्री पे, कोई भी अगर हवाई जहाज बम गिराता है तो वो भी 45 डिग्री पे ही फेंकता है, जिससे कि वो मैक्सिमम दूरी तय करता है। नहीं तो वो खुद जो है हवाई जहाज, जो रॉकेट, वो खुद भी बम के आगोश में आ सकता है, क्योंकि धमाका होगा तो उसी के रेंज में आ जाएगा वो, ठीक है। तो वो क्या करता है, 45 डिग्री पे ही फेंकता है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा दूर जाकर के बम फटे, ठीक है। नहीं तो शेरशाह सूरी वाला हाल हो जाएगा। चलिए, प्रक्षेप गति, जब किसी पिंड को आकाश में तिर्यक रूप से अर्थात पृथ्वी की सतह के समीप फेंका जाता है तो यह पिंड पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव में एक वक्रीय पथ में गति करता है। प्रक्षेप द्वारा अनुसरण किया गया पथ प्रक्षेप वक्र और उसकी गति प्रक्षेप गति कहलाती है, ठीक है। इस गति का प्रक्षेप पथ सदैव परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। उदाहरण के लिए धनुष से छूटा हुआ बाण या हवाई जहाज से गिराया गया बम, ये सब आपका प्रक्षेप गति से 45 डिग्री के ही कोण पर फेंका जाता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत भी है, किन्हीं को दिक्कत भी है। अब आते हैं, एक होता है अभिकेंद्रीय बल और एक होता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल और दूसरा क्या होता है, अपकेंद्रीय बल, यानी जो बल केंद्र की ओर लगे, ठीक है। कोई भी जब सर्कुलर पथ पे मोशन होता है, गति होता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, केंद्र की ओर बल लगता है, केंद्र की ओर सारा जो है केंद्र की ओर बल लगता है, ठीक है। तो यही आपका अभिकेंद्रीय बल कहलाता है, ठीक। जैसे वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत विभिन्न बलों में एक बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, उसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है और इस बल के अभाव में वृत्तीय गति संभव नहीं है। कोई भी आप देखते हो मौत कुआं का खेल होता है, कुआं में जो नाचता है तो वो किस कारण से इस पे गति कर रहा होता है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण ही वह गति कर पाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा अपकेंद्रीय बल, ये अति महत्वपूर्ण है। तो ये कई बार पूछेगा, जैसे वॉशिंग मशीन है, किस सिद्धांत पे काम करता है, अपकेंद्रीय बल। तो इसमें क्या होगा कि सेंटर से बाहर की ओर लगेगा, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय में केंद्र की ओर और आपका अपकेंद्रीय में सेंटर से क्या होगा, बाहर की ओर फोर्स लगता है। तो आप देखिएगा कि जब दूध से जो है आपका मलाई निकाला जाता है तो मलाई साइड में जमा होता है, ठीक है। तो दूर से साइड में कॉर्नर में जमा होता है, तो सेंटर से बाहर की ओर फोर्स लगा। या आपका वॉशिंग मशीन है तो वो भी क्या करता है, सेंटर से बाहर की ओर ही फोर्स लगाता है, जिससे आपका कपड़ा साफ होता है, निचोड़ता है। तो यहां पर कौन सा बल काम करता है, अपकेंद्रीय बल काम करता है। वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया में
जो अभिकेंद्रीय बल है उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही यह बल कार्य करता है। उसके विपरीत दिशा में एक बल केंद्र की बाहर की ओर कार्यरत होता है। ठीक है, जब केंद्र से बाहर की ओर बल लगे उसको अपकेंद्रीय बोलते हैं, और जब बाहर से केंद्र की ओर लगे सेंटर में, ठीक है, सर्कल में, तो वृत्तीय पथ पे, तो वो क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय बल। ये याद रखिएगा। ये एग्जांपल अति महत्वपूर्ण है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल पर। अगर पूछे कि दूध से मक्खन जो निकाला जाता है वह किस बल पे कार्य करता है, तो वह भी अपकेंद्रीय, चूंकि मक्खन देखते होंगे साइड में जमा होता है, ठीक है, साइड में जमा होता है, बीच में जमा नहीं होगा, तो वो क्या करता है कि अभिकेंद्रीय बल यहाँ पे अपकेंद्रीय बल पे काम करता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। देखिए यही सब क्वेश्चन आपको फिर एग्जाम में पूछ देता है। ये हमने पढ़ा दिया था द्रव्य का सामान्य गुण। बाकी ऑब्जेक्टिव का सेट हमने फिजिक्स का एक डाल रखा है, उसको बना लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ये सब हमने बता दिया था। बर्नौली सिद्धांत तक हो गया था। अब तरंग गति तथा ध्वनि, ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। आप लोग जो है ये पढ़ने के बाद फिजिक्स का जो है आपका जीके जीएस ऑनलाइन पार्ट टेस्ट में आपका डाला हुआ है, उसको अच्छे से बना लीजिएगा। चलिए देखिए, अभिकेंद्रीय बल का बहुत सारा एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं। जैसे आप जब मुड़ते हैं, तो जैसे कोई भी ग्रह जब आपके चारों ओर, जो सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर जो घूमता है, तो वो भी अभिकेंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वो घूम रहा होता है। ठीक है, या आपका जो भी एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, तो वहां पर भी आपका अभिकेंद्रीय बल ही कार्य करता है। या आप किसी पत्थर को धागे में बांध करके नचाते हैं, तो आप देखेंगे कि धागा जो है एकदम पूरा अपने ओर खींचता है उसको, ठीक है, पत्थर को, तो पूरा टाइट बना हुआ रहता है। तो ये जो डोरी में जो तनाव होता है, तो वो भी अभिकेंद्रीय बल के ही द्वारा होता है। या जब भी हवाई जहाज देखिएगा, जब वृत्ताकार पथ पे घूमेगा तो वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। या साइकिल से आप जा रहे होते हैं, तो साइकिल वाला जो है जब आपको टर्न लेना होता है तो झुक जाता है, तो वहां पर भी अभिकेंद्रीय बल ही कार्य कर रहा होता है। हाँ, ये भी यहाँ पर भी एक प्रकार का अभिकेंद्रीय बल ही होता है। उसको हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में यहाँ पे हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो भी एक प्रकार का अभिकेंद्रीय बल ही है।
और जो है गुरुत्वाकर्षण बल से ही वहां पे अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है उसको, ठीक है। जैसे कोई भी प्लैनेट जो है सूर्य के चारों ओर घूम रहा है तो उसमें जो बल प्राप्त होता है, ठीक है, वो गुरुत्वाकर्षण बल से ही उसको अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो जाता है और जिस कारण से वो रोटेट होते रहता है। सर किसी मोड के पास साइकिलिंग, हाँ, तो ये भी अभिकेंद्रीय बल के ही कारण होता है। जब आप साइकिल जब टर्न लेते हैं तो आप देखते हैं साइकिल झुक जाता है टर्न की जगह पे, या साइकिल जो सर्कुलर पथ पे अगर घूमिएगा तो सेंटर की ओर आप देखिएगा झुक जाता है, ठीक है। क्यों झुक जाता है? तो यहाँ पे आपका अभिकेंद्रीय बल ही कार्य करता है, समझ गए। बाकी आपको एक एग्जाम्पल ही पूछेगा, या जब कोई भी एरोप्लेन को टर्न लेना होता है तो वो तिरछा कर लेता है अपनी पंखी को, ठीक है, तो इसलिए करता है तो वो अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए अपने पंखी को तिरछा कर लेता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका तरंग, ठीक है। तरंग से भी आपका क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेन रूप से परिभाषा सब जान के रखिए, और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, इतना ही जानिए, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बेसिक में भी आप लोग 9th-10th में जो पढ़ चुके हैं वही पूछा जाता है, उससे ज्यादा आपको यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए घबराने की बात नहीं है, केवल थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखिए क्या है नया टॉपिक, क्या है आपका तरंग, गति तथा ध्वनि, वेव मोशन एंड साउंड। बस परिभाषा को अच्छे समझिएगा, क्वेश्चन सारा बन जाएगा, ठीक है। तरंग किस माध्यम में उत्पन्न, किसी भी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभों का एक ऐसा प्रतिरूप है जो माध्यम के कण के वास्तविक प्रवाह के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक निश्चित वेग से, ठीक है, गति करती है तथा ऊर्जा स्थानांतरित करती है। इन विक्षोभों की गति तरंग गति कहलाती है, ठीक है। तो तरंग जो है उसके लिए माध्यम है भी नहीं भी है, तो दोनों स्थिति में तरंग क्या होता है, गति कर लेता है, ठीक है। जैसे एक होता है अनुदैर्घ्य तरंग, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे लाइट है, लाइट निर्वात में भी आपका ट्रेवल करेगा, इसीलिए तो सनलाइट जो है आपका जो है पृथ्वी तक पहुंच जाता है, क्योंकि बीच में बहुत ज्यादा निर्वात भी है, वैक्यूम भी है, लेकिन उससे भी आपका ट्रांसफर हो जाता है लाइट। तो वो क्या हो गया, अनुप्रस्थ तरंग हो गया। जैसे प्रकाश हो गया अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य क्या होगा, जैसे साउंड है, चंद्रमा पे अगर जाइएगा, चंद्रमा पे बोलिएगा तो बगल वाला नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, और जब वायुमंडल नहीं है तो हवा नहीं है, माध्यम नहीं है, तो साउंड जो है बिना माध्यम के ट्रेवल हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए क्या होगा कि वहां पर क्या होगा कि आपका माध्यम नहीं होगा तो वो ट्रेवल नहीं होगा, तो उस वो भी तरंग ही है, लेकिन वह क्या कहलाएगा, आपका अनुदैर्घ्य तरंग। साउंड में भी जो तरंग होता है वो अनुदैर्घ्य है, तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन लाइट के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, तो वो आपका अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर वही चीज लिखा हुआ है, आयाम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। किसी माध्यम में तरंग संचरण की दिशा में माध्यम के कणों का उनकी मध्य स्थिति से किसी एक और अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। आवृत्ति, देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या है। जब किसी माध्यम में तरंग का संचरण होता है तो एक सेकेंड में माध्यम के किसी कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या, जैसे एक सेकेंड है, जैसे टाइम ड्यूरेशन है, तो जितना बार कंपन करेगा, मान के चलिए टी टाइम में, टी सेकेंड में इतना कंपन किया, तो यही क्या कहलाएगा, आपका आवृत्ति कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कंपन ही क्या कहलाता है, आपका आवृत्ति कहलाता है। और इसको तो यही है कि जब किसी माध्यम में तरंग का संचरण होता है तो एक सेकेंड में माध्यम के किसी कण द्वारा किए गए कंपन, जैसे ये कण है तो कितना एक सेकेंड में आपका कंपन करेगा, वही क्या कहलाता है, आपका आवृत्ति कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। और इसका मात्रक तो अति महत्वपूर्ण है, कितने बार पूछा है, कहना मुश्किल है, हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, ये याद रखिएगा। तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों को एक दोलन में, जैसे ये हो गया, जैसे ये हो गया यहां और यहां, ये पूरा एक कंप्लीट दोलन हुआ, आधा ऊपर आधा नीचे, ये क्या हो गया, एक कंप्लीट। तो जितना टाइम लगेगा,
ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो आवर्तकाल। तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के एक दोलन समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या है, सेकंड है। तो आवर्तकाल समझ गए, एक कंप्लीट दोलन, जैसे यहां से यहां तक गया तो ये कंप्लीट दोलन हुआ, इसमें कितना टाइम लिया, तो वही क्या कहलाता है आपका, आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, आवर्तकाल कहलाता है। और इसको आवृत्ति को मापते क्या चीज से हैं, तो हर्ट्ज से मापते हैं। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए एक यहां पे दिया है यांत्रिक तरंग क्या है, मैकेनिकल वेव्स क्या, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है जिसमें भौतिक माध्यम की आवश्यकता पड़े तो वो क्या होता है, ऐसी तरंगे जिनके संचरण हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंग कहते हैं, ठीक है। यांत्रिक तरंगों के प्रकार को हम जो है इस प्रकार बांट करके देख सकते हैं। एक अनुदैर्घ्य तरंग हो गया, दूसरा क्या हो गया, अनुप्रस्थ तरंग हो गया। जैसे ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्घ्य तरंग है, जैसे लाइट हो गया वो क्या है आपका एक प्रकार का क्या है, किस प्रकार का तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव्स, जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों में संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत, यानी तरंग के दिशा में जब आपका साउंड देखते होंगे, ठीक है, या प्रकाश का जो तरंग होता है तो साउंड का तरंग दूसरे तरीका से जाएगा, जबकि आपका लाइट का वेव है वो दूसरे तरीका से जाता है। तो यहां पे हॉरिजेंटली और वर्टिकली ये जो है आगे बढ़ता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर वही लंबवत रहे, लॉन्गिट्यूडनल, तो वो आपका क्या कहला जाएगा यहां पर, अनुप्रस्थ, ठीक है। और हॉरिजेंटली बढ़े तो वही क्या कहलाएगा आपका, अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। जैसे प्रकाश की तरंगे, ठीक है, प्रकाश की तरंगे, उसके बाद भूकंपीय तरंगे में जो भी एस तरंगे हैं, स्ट्रॉन्ग होता है ये एस तरंगे, ये सब जो है आपका क्या होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। और ये जो बढ़ते हैं वो लंबवत, ठीक है, एक होता है हॉरिजेंटली, वर्टिकली, तो ये वर्टिकली लंबवत आगे बढ़ेगा, ठीक। तो ये जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग में संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत, ठीक है, सरल रेखीय गति करते हैं, ठीक है, लंबवत, और सरल रेखा सीधी रेखा में ही जनरली ये आपका गमन करेगा, तो उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जैसे लाइट है तो लाइट सीधे आएगा, ऐसे ऐसे करके लाइट नहीं आएगा, ये क्या आएगा, सीधे आएगा। लेकिन जब साउंड जाएगा, ठीक है, साउंड ध्वनि का, तो वो इस तरीका से जाता है। तो यहां पर देखिए अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, जब किसी माध्यम में तरंग का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही गति करते हैं, तब उन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। खास करके ध्वनि तरंगे भूकंपीय तरंगों में, देखिए एस तरंग है आपका भूकंप में भी, और बाद बाकी जो भी पी तरंग है या जो भी है भूकंपीय तरंग, वो सब क्या है आपके अनुदैर्घ्य तरंग है। और ध्वनि तरंग क्या है आपका, अनुदैर्घ्य तरंग है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ध्वनि में किस प्रकार की तरंग है, तो ध्वनि में आपका क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। जबकि प्रकाश में कौन सा तरंग ये आपका है, ठीक है, तो प्रकाश में आपका अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये याद रखना है आपको। देखिए भूकंपीय तरंग भी कई तरह के होते हैं, जैसे आपका एक पी तरंग होता है, प्राइमरी वेव्स। तो प्राइमरी वेव्स क्या है आपका, अनुदैर्घ्य तरंग है। प्राइमरी क्या है, अनुदैर्घ्य है। एल क्या है, तो ये अनुदैर्घ्य है। लेकिन अगर हम करें एस की बात, जो सेकेंडरी वेव्स है वो सबसे आपका जो है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो ये भी पूछ देगा कि भूकंप में जो एस तरंगे हैं वो किस प्रकार की तरंगे हैं, तो वो आपका जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। जबकि बाद बाकी जो आपका एल और पी तरंग जो होता है भूकंप में, वो आपका कौन सा होगा, तो अनुदैर्घ्य तरंग होगा।
ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बस यही 2-3 क्वेश्चन अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ वाले आज तक पूछे गए हैं। इसी में से कोई ना कोई उम्मीद कीजिए कि आपको भी पूछेगा। लाइट कौन सा है? तो अनुप्रस्थ। और भूकंप में ये भूकंप में जो आपका एस तरंग है वो भी आपका अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। ध्वनि में कौन सा है? अनुदैर्घ्य तरंग है। ये बस याद रखिएगा। अब देखिए, ध्वनि जो तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग का ही एग्जाम्पल है, तो वही लिखा हुआ ध्वनि यांत्रिक तरंग जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग का एग्जाम्पल है। इसलिए ध्वनि तरंग को संचरण हेतु किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के। और सबसे ज्यादा ध्वनि ट्रेवल किसमें करेगा बताइए? अगर हम दे दे आपको, एक इस्पात दे दे, एक आपका रबर दे दे, एक आपका काठ दे दे, लकड़ी, तो उसमें से किसमें सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगा ध्वनि? ये बताइए। सबसे ज्यादा ध्वनि किसमें ट्रेवल करेगा? एक आपका इस्पात या लोहा दे दे, दूसरा आपका लकड़ी का टुकड़ा दे दे, और तीसरा रबर दे दे, तो किसमें ध्वनि सबसे गति से पास करेगा? बिल्कुल आयरन में, लोहा में या इस्पात में। तो जो ठोस है उसमें ज्यादा ध्वनि गति तीव्र गति से पास करता है। इसीलिए आप देखते हो कई जो बुजुर्ग लोग होंगे, जब ट्रेन के आसपास उनको ट्रेन का टाइमिंग नहीं पता है, तो वो कान सटा करके पटरी से भी सुन सकते हैं कि अगर कोई ट्रेन बहुत दूर होगा तो तब भी उनको पता चल जाएगा कि इस पटरी पर ट्रेन आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे जो हैं, ठीक है, सारे जो पटरी के जो लोहा है वो कनेक्टेड है। अगर दूर से भी अगर ट्रेन का उस पे आ रहा होगा तो उसमें कंपन आएगा, उसमें आपका क्या होगा? ध्वनि आएगा, उससे पता चल जाता है। तो इसीलिए साउंड से भी, ठीक है, सबसे अगर गति में साउंड ट्रेवल करेगा तो वो लोहा में करेगा, इस्पात में करेगा, उससे कम ही आपके लकड़ी में करेगा या अन्य में करेगा। सर सुनते टाइम ट्रेन आ गया तो क्या होगा? क्या होगा आप लोग को पता ही है क्या होगा। देखिए, ट्रेन जब नजदीक होगा तो वो आपको सुनने तो जाएंगे ही नहीं। आप तो दिमाग लगा लिए, अच्छा इतना भी कोई बेवकूफ नहीं होता है। जब दूरी रहेगा ट्रेन, जब उसको दिखाई ना सुनाई, पहले के लोग करते थे। अभी तो आपका टाइम टेबल रहता है फिक्स, इंटरनेट पर देख लेते हैं कि पिछला जो है आपका क्रॉस किया कि नहीं किया है स्टेशन। पहले जमाने में, जब बहुत पहले की बात है, कि लोग ऐसा करते थे, ठीक है। पटरी बहुत लंबे लंबे टाइम ड्यूरेशन पे ट्रेन आता था, लोग के पास घर ही नहीं रहता था, तब लोग अपना अंदाजा लगाने के लिए बैठे बैठे अपना कुछ कुछ करते थे, ठीक है। हाँ, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। तो ध्वनि जो है सबसे ज्यादा सॉलिड में ट्रेवल करेगा, ठीक है। उसके बाद लिक्विड में, तो सबसे कम जो है आपका गैस में ट्रेवल करेगा, इतना याद रखिए। ध्वनि यांत्रिक तरंग अर्थात अनुदैर्घ्य तरंगों का एक प्रकार है। इसलिए ध्वनि तरंग का संचरण है तो किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंग जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में संचरित होते हैं। ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा, नहीं होगा तो फिर आपका जो है, जो आपका जो सोनार होता है, जो मशीन होता है, वो भी यहाँ पे तरंग गति पे ही काम करता है। और उससे वह जो पृथ्वी का धरातल है, समुद्र में गहराई माप लेता है, ठीक है। तो वो सब भी जो है तरंग पे ही कार्य करता है। तो ट्रेवल इसका मतलब है कि द्रव में भी होता है और गैस में तो होता ही है। ट्रेन का साउंड आप कैसे सुन लेते हैं? तो बीच में वायु ही है, गैस ही है ना। लोहा पटरी तो हम लोग कान से सटाएंगे तब सुनेंगे ना, लेकिन ऐसे जब हॉर्न बजता है तो वो हमारा गैस के माध्यम से, वायुमंडल में ही आपका जो वायु के माध्यम से ही आपके कान तक पहुंचता है। बीच में तो आपका कोई मशीन नहीं लगा हुआ है। अब देखिए, ध्वनि तरंगे मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक अपश्रव्य तरंगे, दूसरा सुनने वाला श्रव्य तरंगे, एक पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। एक होता है एकदम बहुत ही इंफ्रासोनिक वेव, जिसको आप नहीं सुन सकते हैं, आपको वो सुनाई ही नहीं देगा। जैसे मधुमक्खी या जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी कुछ कुछ साउंड निकालते हैं और अपनी भाषा में बातचीत करते हैं, ठीक है। लेकिन उसको हम लोग नहीं सुनते हैं। हम लोग 20, क्या है यहाँ पे एक रेंज होता है, ठीक है। 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का ही ध्वनि हम लोग सुनते हैं, तो वो श्रव्य तरंगे हो गए। 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज का ध्वनि मानव नहीं सुन सकता है, लेकिन जानवर में भी कई जानवर इसको सुन लेते हैं। जैसे चमगादड़ है, वो सुन सकता है।
और चमगादड़ जो बोलता है वो भी हम नहीं सुनते, चूंकि वह 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा बोल लेता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एग्जाम्पल होगा, अपसर्ब तरंगे इंफ्रासोनिक वेव्स, जिन अनुदैर्ध्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से कम होती है अपश्रव्य तरंग कहलाती है। इसको भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। खास करके भूकंप, कहा जाता है जब भूकंप आता है तो जानवर लोग जो है अपना रास्ता, या आपको जानवर वहां दिखाई नहीं देंगे, वो छिप जाते हैं या कहीं अपने सुरक्षित स्थान पे चले जाते हैं, चूंकि उनको यह सुनाई दे देता है अपसर्ब तरंग। ठीक है, तो उस कारण से वो अपना बचाव कर लेते हैं। या ज्वालामुखी या भूस्खलन से जो उत्पन्न तरंग होते हैं, तो ये कई जानवर जो होते हैं वो इसको सुन पाते हैं और उस कारण से वो अपना बचाव करने लगते हैं। ठीक है, तो अपसर्ब तरंगे हो गए जो हम नहीं सुन पाते हैं, जो हम नहीं महसूस कर पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे, तो वो आपका, तो खास करके भूकंप जब होता है तो उस समय भी आपका अपसर्ब तरंगे होती है। ठीक है, बहुत ही कम साउंड में होता है, कई बार आपको सुनाई भी देगा। श्रव्य तरंग, यही जो साउंड का जो आपका लेंथ है, ठीक है, आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज, इसको हम लोग आप लोग सुनते हैं। इसमें भी मनुष्य जो है जनरली 20,000 हर्ट्ज तक का ही ध्वनि सुन सकता है। अगर 20,000 से ज्यादा का ध्वनि उत्पन्न किया जाए तो वह मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है उन तरंगों को क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे कहते हैं, सोनिक वेव कहा जाता है। और इन तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मनुष्य और जानवर बांसुरी आदि जो उत्पन्न जो ध्वनियां जो आप सुनते हैं वह श्रव्य तरंग के ही एग्जाम्पल हैं, इसको सोनिक वेव कहते हैं। ठीक है, जैसे एक होता है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, अल्ट्रासाउंड जब आप करवाने जाते हैं, ठीक है, तो पेट के अंदर में क्या है नहीं है सब पता चल जाता है। क्यों? तो यहाँ पे ध्वनि से ही आपका क्या हो जाता है, वो चित्रांकन हो जाता है। ठीक है, तो वो भी साउंड पे ही काम करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, बीपीएससी में पिछले बार यह पूछा था। तो अल्ट्रासोनिक जो है वो ध्वनि तरंग पे ही काम करता है, और इसमें क्या होता है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा ध्वनि उत्पन्न किया जाता है उसमें। अनुदैर्ध्य तरंग जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो वो प्राश्रव्य तरंगे कहलाती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंग मनुष्य नहीं सुन सकता। ठीक है, जबकि कुछ जानवर जैसे बंदर, डॉल्फिन, मछली, बिल्ली, कुत्ता, चमगादड़, ये सब प्राश्रव्य तरंग को सुन सकते हैं। ठीक है, यानी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा के तरंग को ये सुन सकते हैं। एलिफेंट एंड व्हेल फिश का भी साउंड इंफ्रासोनिक, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये सब जो है सुन सकते हैं। ठीक, इन तरंगों का उपयोग सोनार प्रणाली में, अभी हमने बताया कि सोनार में भी ध्वनि तरंग का ही प्रयोग किया जाता है, समुद्र की गहराई मापने में तथा जल के भीतर डूबी पनडुब्बियों का भी पता लगाने में अल्ट्रासोनिक साउंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और खास करके आप पेट के अंदर का भी जो जानकारी है कहाँ क्या है नहीं है, उससे भी अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे प्राश्रव्य तरंग के माध्यम से ही, ठीक है, इमेज रेखांकित किया जाता है। चलिए, ध्वनि के लक्षण क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, प्रबलता, लाउडनेस, यानी आप लाउडनेस जानते ही हैं, जो आपको पसंद नहीं होता है, मतलब जरूरत से ज्यादा ध्वनि उत्पन्न हो जाना। प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके अनुरूप ध्वनि कान को धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है, इसे डेसिबल में मापा जाता है। यानी कोई ध्वनि आपको, कभी आप बोलते हैं ना कि सर बहुत धीरे से बोल रहे हैं, तो आपको वहां पे कम सुनाई देता है। कभी बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाएंगे तो जोर जोर से सुनाई देगा। तो वो क्या होता है कि हमारा डेसिबल बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, तो उसको हम किस में मापते हैं? डेसिबल में मापा जाता है। जनरली अगर अभी हम बातचीत कर रहे हैं तो यह मुश्किल से 30 से 40 के बीच में ही साउंड होगा। अगर हम 70-80 निकालने लगेंगे तो आपको जो है रात भर जो है मेरा ही बात आपके दिमाग में गूंजेगा, आपको नींद भी नहीं आएगा, बेचैनी हो जाएगा। कई लोग को जो है हार्ट काम करना बंद कर देगा ज्यादा ध्वनि। जैसे आपका डीजे वगैरह जो बज जाता है, विवाह शादी में जाते होंगे तो धड़कन जो है बढ़ा देता है। क्यों? चूंकि उसमें क्या है कि आपका 80, 90, 100 प्लस डेसिबल हो जाता है। ठीक है,
तो जो कि आपके कान प्रिय नहीं होते हैं, कान को पसंद नहीं है, या आपके मानव शरीर को वो पसंद नहीं है। ठीक है, अब होता है पिच, साउंड का भी एक पिच होता है ना। तो तारत्व जो सांगीतिक स्वर का वह अभिलक्षण है जो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व उतना ही अधिक, ठीक है, ऊंचा होगा। ठीक है, पिच, ठीक, जितना उसका क्या होगा, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जितना होगा उसका तारत्व उतना ही वह पतला, ठीक है, पतला साउंड निकलेगा। उसके बाद गूंता, टिम्बर, गूंता सांगीतिक स्वर का वह अभिलक्षण है जिसके कारण भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न समान तारत्व तथा समान प्रबलता वाली दो ध्वनियों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। यानी जब आपका मशीन जो होता है, वाद्य यंत्र सब अलग अलग तरह के ध्वनि निकालता है, तो वहां पर जो है वही आपका जो टिम्बर होता है, टिम्ब्रे, उस वह काम करता है यहाँ पर। ठीक है, तो वही चीज है, ये सब पूछेगा नहीं। हाँ, ये अब महत्वपूर्ण है, जो आप साधारण बातचीत करते हैं, जैसे हम अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो वो 30 से 40 मैक्सिमम 45 तक हम बोलेंगे, उससे ज्यादा हम बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जब जोर जोर से बहुत टीचर हल्ला कर करके पढ़ाते हैं, उनको लगता है कि बगल वाला जो आप पढ़िएगा, आप बगल वाला जो कोर्स लिया वो भी पढ़ लेगा। ठीक है, तो उस चक्कर में जो है वो तेज बातचीत कर रहे होते हैं, तो 50 से 60 डेसिबल में बोल रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तेज संगीत शोर 80 डेसिबल प्लस, जो डीजे उजे बजा देते हैं, नाचते गाते हैं, ठीक है, तो वो सब में 80 डेसिबल प्लस हो जाता है। पैर की जो सरसराहट होती है, हल्का हल्का मध्यम, ठीक है, वो 10 से 20 डेसिबल ही होगा। सायरन जो होता है ये बहुत ज्यादा होता है, देखते दूर से ही बज जाता है, पहले ही रास्ता खाली, तो 110 से 120 डेसिबल होता है सायरन का। बगल में आके सायरन बजा दिया था तो आपका मिजाज जो है खराब हो जाएगा। जेट विमान, ये आप नहीं सुन पाइएगा, जेट का जो साउंड होता है 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिक यंत्र भी 100 से 120, यानी 150 के बाद का साउंड में आपका जो है कान जो है, चदरा जो है कान के अंदर का वो फटने लगेगा। ठीक है, उससे ज्यादा रेंज आपका नहीं है सुनने का। और वहां, ठीक है, तो ये सब हो सकता है पूछेगा कि साधारण बातचीत में कहां से कहां तक रेंज रहता है डेसिबल का, तो 30 से 40 डेसिबल। जब आपका पैर की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल, तो जो कि आपको पता ही कौन जाए कितना आवाज करता है। ठीक है, हाँ, तो इसको ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में भी हम लोग रखते हैं। जब आप 60 प्लस जब हो जाता है तो वो प्रदूषण की श्रेणी में आने लगता है। ठीक है, इसीलिए तो आपको डीजे जो है 10 बजे रात्रि के बाद जो है बजाने के लिए नहीं देता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO क्या बोलता है कि के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए उपयुक्त है। कितना? 45। और 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता का ध्वनि मानव स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव डालती है, और इससे कई तरह की आपको बीमारी भी हो सकता है, खास करके ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ सकता है आपका। ठीक है, अब आ जाइए ध्वनि की चाल। अभी हमने बताया कि सबसे ज्यादा गति ध्वनि कहां पे करता है, तो ठोस में करता है। ठीक है, दो 200 के बाहर आप लोग नहीं सुन पाइएगा, डेसिबल में अगर मापेंगे तो 200 के बाहर आप लोग नहीं सुन पाइएगा। जेट विमान भी का सुनाई आपको जो है बहुत दिक्कत से ही होगा। ठीक है, उसके बाहर तो आपका रेंज ही नहीं है। ध्वनि की चाल, और हर्ट्ज में देखें तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का ही ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता, घनत्व जो होता है उसमें जो कण होते हैं उसके घनत्व पर निर्भर करते। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होगी, पहले बताया। उसके बाद द्रव में होगा, और सबसे कम गति किस में होगा? गैस में होगा। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा जो ध्वनि की गति होती है वह ठोस में होगा। इसीलिए जो है आपका पटरी वाला एग्जाम्पल हमने दिया था। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है? बदल जाता है। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा, VVI का स्क्वायर पूछा था, क्या नहीं बदलता है? जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता है? ये भी 67 में पूछा गया था। तो उसका आवृत्ति नहीं बदलता है, लेकिन उसका क्या होता है? तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है? बदल जाता है।
तरंगदैर्घ्य बढ़ते घटते रहेगा। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस लाइट का होता है? लाइट में भी होता है तरंगदैर्घ्य, ठीक है, ठीक है। ध्वनि लाइट का भी अलग अभी आगे पढ़ाएंगे लाइट में, लेकिन यहां पर भी अगर आपका माध्यम बदलता है तो यहाँ पे तरंगदैर्घ्य जो है आपका बदल जाता है, लेकिन आपका आवृत्ति जो होता है फ्रीक्वेंसी वो वही रह जाता है, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा था कि ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें क्या नहीं बदलता है, क्या अपरिवर्तित रहता है? तो याद रखिएगा आवृत्ति अपरिवर्तित रहता है। बिल्कुल, रेड का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है, इसीलिए तो आप देखते होंगे कि जहां खतरा होता है वहां रेड लाइट दिया जाए जो दूर से ही दिखाई दे दे, ठीक है। इसीलिए साउंड जो है आपको रेड लाइट पे ज्यादा दौड़ता है, क्योंकि उसको तो उतना ज्ञान नहीं है ना कि ये रेड कलर है, क्या चीज का सिंबल है, बस उसके आंख पे ज्यादा जोर पड़ा तो वो उसके पीछे दौड़ जाता है, ठीक है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। अब ध्वनि की चाल का माध्यम अलग अलग है और मीटर पर सेकेंड में है, 0 डिग्री पे, ठीक है। तो वायु में जो ध्वनि की चाल है 332 मीटर पर सेकेंड है, हाइड्रोजन में 1200 रहते, ये सब बस सिंपल सा जानिए वायु में कितना है 332 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर देखिए एल्युमिनियम में कितना है 6420, और यहां पर देखिए लोहा में कितना है 5130। अगर एग्जाम्पल दे दे आपको क्या करे कि यहां पर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, लोहा और एल्कोहल दे दे, तब आप क्या कीजिएगा बताइए? तो एल्कोहल तो लिक्विड में है, वो तो सबसे कम होगा, इसे जान गए। लेकिन ठोस में आप क्या, लोहा और एल्यूमिनियम में, तो याद रखिएगा लोहा से भी ज्यादा ध्वनि एल्यूमिनियम में ट्रेवल करता है 6420 मीटर पर सेकेंड, कांच में 5640, लोहा में 5130, ठीक है। तो ये आपका ध्वनि का चाल है। तो कई बार कंफ्यूज कराने के लिए आपको यहां पर एग्जाम्पल लकड़ी या आपको ना दे करके लोहा, एल्युमिनियम, कांच दे देगा, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम में आपका ध्वनि ट्रेवल करता है, उसके बाद आपका कांच में है, उसके बाद लोहा में है। ठीक है। अब है विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसको जो है इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं इसको, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जब तक बारिश नहीं होता है तब तक बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो ये अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, एक्सरे, ठीक है, दृश्य किरण, विजिबल रेड और इंफ्रारेड, ये सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी बहुत सारा पढ़ना है फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स में अभी बहुत सारा चीज पढ़ना है आपको। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं, कंप्लीट होगा, तुरंत एक दिन में तो होता नहीं है, कोई भी चीज में टाइम लगता है, ठीक है। और जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं वहीं टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसीलिए घबराने की बात नहीं है, ठीक है। घबराए नहीं, आपको न्यूमेरिकल कभी नहीं पूछता बीपीएससी, ना पूछेगा, जब भी पूछेगा तो आपको यही सब पूछेगा, ठीक है, जो सब चर्चा हम कर रहे हैं। तो तरंग में आपका ध्वनि तक हो गया है। नेक्स्ट आपका विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ेंगे, फिर आपका लाइट का पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीका से आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सर सीटेट सर्टिफिकेट में SN नहीं है, मतलब सन नहीं, तो फॉर्म फिल करने में क्या डालें? मधु शर्मा फिर से क्लियर कीजिए, SN क्या लिखे हैं? साइन नहीं है, क्या लिखे हुए हैं? सर सीटेट सर्टिफिकेट में SN नहीं है, सीरियल नंबर, SN फॉर क्या हुआ? सर्टिफिकेट नंबर तो रहता ही है, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा ना, सर्टिफिकेट नंबर तो रहता ही होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आ गया आपके पास?
मार्कशीट में है, मार्कशीट वाला डाल दीजिए। मार्कशीट में सीरियल नंबर होगा वो डाल दीजिए। एक एम हुसैन है, उनको बहुत घबराहट हो रही है, पूछ रहे हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं उससे बाहर तो नहीं पूछेगा ना। देखिए हमने आपको शुरुआत में ही बोला, ठीक है, आप दोनों परिस्थिति के लिए तैयार रहिए और हमेशा ये मत सोच के चलिए कि आप बैठेंगे तो हो ही जाएगा, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, कहीं इससे बेहतर होना होगा। अभी 69th बीपीएससी आने वाला है, कहीं आपको अधिकारी बनना होगा तो कैसे आप यहाँ टीचर बनिएगा। तो लाइफ में क्या है कौन देखा है, हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट अटेम्प्ट, और उसमें आगे से बढ़ के करना है, सोचना क्या है। अब यहाँ 6 लाख बैठेंगे, 6 लाख थोड़े पास कर जाएंगे, पहले से आपको दोनों सिचुएशन का हैंडल करके माइंड को सेटअप करना होगा। घबराइए नहीं, घबराइएगा तो और रिजल्ट आप नर्वस हो जाइएगा एग्जाम में। एग्जाम में जब भी बैठिए ये सोच के बैठिए, हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम, ठीक है, 3 चांस दे रहा है ना, ऐसे हो जाएगा, घबराइए नहीं, ठीक है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है, घबराए तो मामला वहीं खत्म है एग्जाम में। तब तो सही क्वेश्चन भी आप घबराहट में निगेटिव सोच करके नहीं बनाइएगा। तो एग्जाम को कभी भी, ठीक है, सीरियस में नहीं, पढ़िए, तैयारी कीजिए एकदम सीरियस, लेकिन रिजल्ट को सीरियस से मत सोचिए। आपका काम है कर्म करना, अच्छे से मेहनत करना, उसको आप लोग अच्छे से कीजिए, बाकी रिजल्ट देना ऊपर वाले के हाथ में है। आप कर्म कर सकते हैं लेकिन परिणाम जो फल होगा वो ऊपर वाला ही देगा, ठीक है, तो कर्म में भरोसा रखिए, बाकी जो होगा अच्छे के लिए होता है। आज हमने अपने स्टेटस में डाला था, मॉर्निंग में ही आपने देखा होगा जो लोग जुड़े हैं, तो उसमें वही चीज हमने डाला है कि आप कर्म कर सकते हैं और आपके हाथ में आपका रिजल्ट नहीं होता है। हमने 2-2 बार बीपीएससी का इंटरव्यू दिया और हमने कभी नहीं सोचा एज ए अधिकारी हम बन गए या बन जाएं, ठीक है, बहुत लोग प्री निकालते उसी समय से सोचने लगते, तो नहीं भी हुआ तो कोई मुझे टेंशन नहीं है, कोई उस बात का। हाँ, हमने मेहनत किया, कर्म किया, फल देने का काम ऊपर वाले का है। हो सकता है हमसे कई गुना ज्यादा किसी और का होगा मेहनत, या कोई और कारण से नहीं हुआ, या उससे बेहतर होना होगा, ठीक है, आप लोग का कल्याण करना होगा, लिखा होगा तो नहीं हुआ। तो सोचना नहीं है, कर्म करते जाइए, नॉलेज है, ज्ञान है तो आगे बढ़ ही जाइएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। चलिए, गुड नाइट टू ऑल, थैंक यू सो मच।